हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी का पेपर लगा है कंट्रोल सिस्टम का 8 जनवरी 2022 को। तो दोस्त, उससे पहले हमने ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो दोस्त, अब हम इसका कंट्रोल सिस्टम का 2 वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो है पार्ट 1 का वीडियो है। फ्रेंड्स, इन्हीं हम 2 पार्ट में आपके कंट्रोल सिस्टम का सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे। आप सभी को सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे और आपको कोशिश करेंगे पूरा 100% अपने तरफ से कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम पार्ट 1 में चलिए बताते हैं क्या क्या चीज़ें हम बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हमने टॉपिक मेंशन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हम बताने वाले हैं पार्ट 1 की वीडियो में, ठीक। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और खासकर आप AKTV से बीटेक कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड्स तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किया है, तो अगर आप इन्हीं 2 वीडियो को हमारे देख कर जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तो आप पूरा, हम गारंटी देते हैं 90% आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और सारे क्वेश्चन 100% है अटेंड कर लेंगे, ठीक। तो देखिए हम पार्ट 1 में क्या क्या बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम पार्ट 1 में बताएंगे कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक। ओपन लूप, क्लोज लूप क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है, ठीक। और देखिए आगे स्टैंडर्ड सिग्नल के बारे में चर्चा करेंगे। और सिग्नल में आता है फ्रेंड्स, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, यूनिट सिग्नल स्टेप सिग्नल क्या होता है, रैंप सिग्नल क्या होता है, यूनिट रैंप सिग्नल क्या होता है, पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। इन सभी सिग्नल को हम एकदम डिटेल्स में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बताएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में और तथा इसके जितने भी फार्मूला है उनको भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक। इसके बाद बताएंगे फ्रेंड्स ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे पोल क्या होता है, जीरो क्या होता है आपके सिस्टम में, मतलब आपके सिस्टम में पोल्स क्या होता है, जीरो क्या होता है, कैसे आता है, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में, ठीक। एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन ये है फ्रेंड्स, जितना भी हम टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं आप सबको, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हम लिखे हैं पार्ट 1 में, ये सारे टॉपिक हम फ्रेंड्स अपने इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक। आगे देखिए, हम बताएंगे भी आप सबको क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। क्या होता है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं CLTF, ठीक। और फ्रेंड्स हम बताएंगे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक। आगे देखिए फ्रेंड्स, फॉरवर्ड पाथ गेन के बारे में बताएंगे, ठीक। इसके बाद बताएंगे लूप के बारे में, लूप क्या होता है, नॉन टचिंग लूप क्या होता है। उसके बाद मेसन्स गेन फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बताएंगे। ये फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे आता है, ठीक। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, सारी चीज़ें हम बताएंगे अपने इसी वीडियो में, ठीक। इसके बाद फ्रेंड्स हम बताएंगे टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, टाइम रिस्पॉन्स के बारे में बताएंगे। और बताएंगे फ्रेंड्स ऑर्डर्स क्या होता है, ऑर्डर सिस्टम का ऑर्डर्स क्या होता है, और टाइप ऑफ सिस्टम और सिस्टम का टाइप्स क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें अपने इसी पार्ट 1 की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स सारी चीज़ें अपने नोट्स के माध्यम से, हमने नोट्स में सारा चीज़ें लिख रखा है, एकदम बेकायदे डेफिनेशन सही सब कुछ, एग्जाम्पल सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स साथ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हमें एक ही वीडियो में नियर अबाउट 1 आवर्स में क्लियर करना है। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे, उसी स्पीड से चलेंगे, उस हिसाब से रेशियो बना कर चलेंगे। तो फ्रेंड्स बस आप सबका साथ चाहिए, बस आप लोग मन लगा के समझ के देखते रहिए, हम आपका पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे जितना हमने पार्ट 1 में लिखा है, ठीक। बाकी पार्ट 2 का भी वीडियो आएगा, उसमें आपका सिस्टम की स्टेबिलिटी वगैरह रहेगा, जो रहता है कि पोल्स को ऐड करते हैं सिस्टम में तो क्या फ़र्क होता है, जीरो का ऐड करते हैं सिस्टम में तो क्या फ़र्क होता है, ठीक। और भी जैसे कि उसमें कर्व आता है जो आपका डिले टाइम, सेटलिंग टाइम, ट्रांजिएंट टाइम, सारी चीज़ें क्या होती है अपने पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 1 में जितना भी हमने टॉपिक लिखा है, अगर जो भी टॉपिक छूट रहा है, जितने भी टॉपिक छूट रहे हैं, वो
पार्ट 2 में क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बस यही बात कहेंगे, पार्ट 1 को देखने के बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग पार्ट 2 को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इन्हीं 2 वीडियो को अच्छे से देख करके और सारी चीज़ें हमारी जो बताई हुई रहेगी अगर उन्हें समझ के आप एग्जाम में जाते हैं तो फ्रेंड्स मैं 90% गारंटी लेता हूँ आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आपका बैक तो कभी नहीं लग सकती। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले फ्रेंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड देखिए आप सबके सामने मेरा नोट्स आ गया है। हमने नोट्स में सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से लिख रखा है, ठीक। हो सकता है राइटिंग मेरी पुअर हो या फिर बहुत छोटा छोटा हम लिखते हैं तो हो सकता है उस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो, तो फ्रेंड्स उसके लिए अभी से हम माफ़ी मांग लेना चाहते हैं। और फ्रेंड्स आप थोड़ा एडजस्ट करके बस शांत देखकर वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो देखिए इट इज़ ए combination of different element or component connected in planned way to perform certain task to give an output desired output। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें एक प्लान्ड वे होता है जिसमें एक या एक से अधिक एलिमेंट या बोले तो कंपाउंड कनेक्ट रहता है प्लान्ड वे में किसी टास्क को या फिर बोले तो किसी काम को पूर्ण करने के लिए कि वो टास्क जो है वो डिजायर्ड आउटपुट दे सके। तो इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कंट्रोल सिस्टम, ठीक। चलिए आगे फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो मेनली जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक। तो ओपन लूप क्या होता है फ्रेंड्स, ओपन लूप जो होता है इसमें देखिए फीडबैक का यूज नहीं होता है, फीडबैक इज नॉट यूज्ड। और क्लोज लूप जो होता है फ्रेंड्स इसमें फीडबैक का यूज होता है, फीडबैक इज यूज, ठीक। आगे देखिए फ्रेंड्स, इन ओपन लूप सिस्टम कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। जो ओपन लूप होता है फ्रेंड्स उसमें आपका जो कंट्रोल सिस्टम होता है फिर बोले तो कंट्रोल एक्शन जो होता है वो स्वतंत्र होता है अपने आउटपुट से, ठीक। तो ये इसका देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे आप इनपुट देंगे, कंट्रोलर यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई प्लांट है या फिर कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने प्लांट रखा है, इसके बाद आउटपुट है। मतलब क्या कि आउटपुट इनपुट का कोई रिलेशन नहीं है, इसमें फीडबैक का यूज नहीं होता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक, या फिर बोले तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, ठीक। देखिए बस फ्रेंड्स आप वीडियो देखते रहिए, हम सारी चीज़ें ऐसे ही बताते हुए निकलेंगे। आपका जितने भी हमने टॉपिक बोला है अपने पार्ट 1 में बताने के लिए हम सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। तो देखिए इन दिस सिस्टम देयर इज नाइदर फीडबैक नॉर आउटपुट इज मेजर्ड फॉर कंपेरिजन। तो यहाँ पे कोई फीडबैक का यूज नहीं होता है, यहाँ पे कंपेरिजन के लिए जो आउटपुट हो रहा है उसका कंपेरिजन नहीं किया जाता है, ठीक। तो एग्जांपल्स क्या होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का, तो जो हैंड ड्राइव है या फिर बोले तो वॉशिंग मशीन या फिर बोले तो टैरिफ सिग्नल, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं ये आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पर, ठीक। तो डियर फ्रेंड देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम खुल गया है, इसका ब्लॉक डायग्राम हमने पहले ही शो कर दिया है। तो इसमें सबसे मेन बात यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फीडबैक यूज किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक्शन आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा है, ये आउटपुट का संबंध है इनपुट से। अब यहाँ पे देखिए कंपेरिजन के लिए एरर डिटेक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे रेफरेंस इनपुट है और यहाँ पे है एरर डिटेक्शन, यहाँ पे है कंट्रोलर, यहाँ पे है प्लांट, यहाँ पे है आउटपुट और यहाँ पे है फीडबैक। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसको पेपर में जरूर बनाइएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं तो आपका जो ब्रेन है ना वो फीडबैक है एक प्रकार से, वो बताता है आपको कि आपको आगे पैर रखना है कि नहीं रखना है। तो ये एक प्रकार से क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक। तो और एग्जांपल्स और देख लीजिए, और एग्जांपल्स है फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी आप देखते होंगे आजकल जो मॉडर्न आयरन आ रहा है उसमें होता क्या है कि जब एक रेटेड टेम्परेचर के बाद जब आपका आयरन गर्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है स्विच ऑफ हो जाता है और फिर वो हीट तब तक मतलब चलता रहता है जब तक हम कपड़ा प्रेस करते रहते हैं, और फिर एक मिनिमम पॉइंट से नीचे होने पर टेम्परेचर फिर वो स्विच ऑन हो जाता है, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आने लगती है, फिर उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये एक प्रकार से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल्स है, ठीक।
वो उसको बता रहा है कि मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको कंट्रोल कर रहा हो। जैसा कि देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था कि एज एग्जाम्पल देखिए आपका जो कंट्रोलर है ना वो ब्रेन होता है, ठीक। और आपका लेग है जो प्लांट जो है वो लेग है। जैसे कि आपका पैर बढ़ने से पहले एक फीडबैक जाएगा आप मतलब आई क्या है, डिटेक्शन है, आँख देखेगा और वो समझेगा, और उसके बाद ब्रेन मतलब आँख देखेगा, ब्रेन समझेगा, ब्रेन फिर बताएगा, उसको कंट्रोल्ड करेगा, ठीक। कंट्रोल्ड करेगा, पैर को बताएगा कि भैया तुम आगे पैर रखो या फिर ना रखो। तो एक प्रकार से देखा जो इंसान है, मनुष्य है, मैन है, वो अपने आप में कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक। पार्ट क्या बोले तो एग्जाम्पल्स है। और भी देखिए एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे ढेर सारा रख रखा है ताकि आप लोग सारा चीज़ें समझ सकें। तो देखिए एग्जाम्पल्स है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वॉकिंग ऑन रोड, इलेक्ट्रिक आयरन, परसिपिरेशन, वोल्टेज स्टेबलाइजर, एसी, गाइडेड मिसाइल और रिजर्वेशन डिस्प्ले। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। तो चलिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने बताया था कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स बता दिए, ओपन लूप क्लोज लूप बता दिए। अच्छा अब ये चलते हैं कि इसकी ओपन लूप और क्लोज लूप में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, ठीक। तो देखिए आप सबके सामने डिफरेंट आ गया है ओपन लूप और क्लोज लूप में। तो देखिए हमने 4 पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। तो जो पहला पॉइंट है ओपन लूप का, फीडबैक इज नॉट यूज्ड। ओपन लूप में फीडबैक का यूज हम नहीं करते हैं। क्लोज लूप में देखिए फीडबैक इज यूज्ड, तो क्लोज लूप में फीडबैक का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है जो फ्रेंड्स एरर डिटेक्शन या फिर बोले तो कंपैरेटर इज नॉट यूज्ड। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में एरर डिटेक्शन या फिर बोले तो कंपैरेटर का यूज हम नहीं करते हैं। यही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम एरर डिटेक्शन और कंपैरेटर का यूज करते हैं, ठीक। ओपन लूप जो होता है फ्रेंड्स आप सभी का वो मोर स्टेबल होता है, ठीक। और जो क्लोज लूप होता है वो लेस स्टेबल होता है। और ओपन लूप का जो फ्रेंड्स होता है बैंडविड्थ वो कम होता है, क्लोज लूप का जो बैंडविड्थ होता है वो ज़्यादा होता है और इसका गेन कम होता है, और इसमें निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आप लोग यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड सिग्नल्स के बारे में है। इसमें हम देखिए ये 6 से 7 सिग्नल यहाँ पर हमें लिखे हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल। इन सभी चीज़ों को आपको बताएंगे। इसका फ्रेंड्स आप लोग वेव जितना भी हम बताएंगे इनका वेव वो जरूर तैयार करके रखिएगा। और जैसे जैसे बस हम बताएंगे अगर आप उतना तैयार करके एग्जाम में लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप लोग स्टैंडर्ड सिग्नल, जो पहला सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल देखिए कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ आप लोग तैयार कर लीजिए। तो देखिए यूनिट स्टेप सिग्नल होता है क्या एक्चुअल में, ये देखिए टाइम और यूटी के बीच में खींचा जाता है। तो होता है क्या, अगर टी की वैल्यू 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। देखिए 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का मतलब ही होता है 1, ठीक। अगर टी की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी फ्रेंड्स तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जब टी की वैल्यू 0 या फिर 0 से ज़्यादा है तो हमेशा जो आपका आउटपुट आ रहा है वो 1 आ रहा है। कितना, 1 आ रहा है। और जब टी की वैल्यू देखिए 0 से कम हो जाएगी तो तुरंत ही इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप सिग्नल की तरफ। तो स्टेप सिग्नल देखिए ये सेम यूनिट स्टेप सिग्नल के तरह ही है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम यूनिट स्टेप सिग्नल कर रहे थे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्टेप सिग्नल आ गया। तो स्टेप का मतलब क्या है, स्टेप में मतलब आपका कोई भी डिजिट हो सकता है। इन केस ए हो सकता है, बी हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे यूनिट स्टेप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टेप सिग्नल की बात कर रहा है। तो सेम टू सेम इसका भी ग्राफ वही होगा, बस ए 1 की जगह पे यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जब आप टी की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा, मतलब या फिर 0 है टी की वैल्यू या फिर 0 से बड़ा है तो उस केस में ए आउटपुट जो आएगा वो ए आएगा ए। उसके बाद अगर टी की वैल्यू 0 से कम है तो उस केस में आउटपुट की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग सिग्नल्स दिखाइएगा, ये ग्राफ जरूर दिखाइएगा, उसके साथ साथ ये चीज़ें डब्बे में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक। डब्बे में नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम ऐसे बोल दिए। तो फ्रेंड्स आगे देखिए
आगे जो आपका सिग्नल्स है वो है रैंप सिग्नल्स। तो बताते हैं रैंप सिग्नल होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रैंप का मतलब होता है एक प्रकार से देखा जाए स्लोप, या फिर बोले तो चढ़ाव, या फिर बोले तो सीढ़ी। ठीक, तो रैंप सिग्नल देखिए कुछ इस प्रकार होता है। इसका बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर बात कर दे यूनिट रैंप, पहले हम रैंप सिग्नल बता देते हैं। तो रैंप सिग्नल होता क्या है, टी की किसी भी वैल्यू के लिए आउटपुट का जो वैल्यू होता है वो 80 होता है। मतलब कि अगर टी की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा है तो आउटपुट की वैल्यू जो होगी वो 80 होगी। 80 एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर फ्रेंड्स टी की वैल्यू 0 से कम है तो उस केस में आर टी की वैल्यू जो होगी, मतलब आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक, तो ये आप लोग स्लोप याद रख लीजिएगा। अगर यही हम बात कर दें फ्रेंड्स यूनिट रैंप सिग्नल की, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे ए है ना, ए, वहाँ पे आप 1 रख दीजिए, क्योंकि यूनिट बात कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बताए थे, जब स्टेप कहे थे तो ए रखे थे, जब हम यूनिट बोले थे तो एक जगह पे 1 हो गया था। तो सेम ऐसे ही फ्रेंड्स आपका रैंप सिग्नल्स में भी होगा। रैंप सिग्नल्स में जब यूनिट की हम बात करेंगे तो एक जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यूनिट रैंप सिग्नल ऑलवेज स्लोप ऑलवेज 1। तो हमने बताया था ना कि 80 की जगह पे आप 1 रख दीजिए। देखिए तो जब टी की वैल्यू 0 या फिर 0 से जब बड़ा होगा तो हम उसमें क्या था 80 होगा। तो यहाँ पे आप एक जगह पे 1 रख दिए हैं, तो आउटपुट आर टी की वैल्यू जो होगा वो टी होगा। अब यही है फ्रेंड्स, आपका टी की वैल्यू 0 से अगर कम होगा तो आपका आउटपुट की वैल्यू 0 होगा। इसका भी स्लोप सेम, मतलब कि जो ग्राफ है सेम उसी के जैसा बनेगा। बस यहाँ पे वहाँ पे जो स्लोप ए था, अब यहाँ पे स्लोप 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट रैंप सिग्नल की बात कर दी है। ठीक, चलिए आगे आप चलिए फ्रेंड्स। तो आगे है आप सभी का पैराबोलिक सिग्नल्स। तो पहले हम बताते हैं यूनिट पैराबोलिक सिग्नल्स का मतलब। तो होता है क्या, नॉर्मली जो पैराबोलिक सिग्नल्स का आप पढ़े होंगे इंटर हाई स्कूल में, वो होता है 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 होता है। अब टी स्क्वायर बाई 2 हमें बताता है कि सिग्नल्स पैराबोलिक है। ठीक, तो ये देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। देखिए इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक, इस पूरे ग्राफ को। तो होता क्या है, जब टी की वैल्यू 0 या फिर 0 से ज़्यादा होता है, अगर यूनिट पैराबोलिक सिग्नल्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपके आउटपुट की वैल्यू आएगी 1 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, मतलब कि टी स्क्वायर बाई 2 आएगी। अगर आपका सिर्फ पहला पैराबोलिक सिग्नल्स होता तो जहाँ पे हम 1 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ए लिखते ए। ठीक, तो हो गया आपका। अब हम बात करते हैं आगे अब जब आपका टी की वैल्यू 0 से कम होगा तो उस समय आउटपुट पी टी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं पैराबोलिक सिग्नल्स। तो अब हम अभी बता दिए कि पैराबोलिक जब होगा तो जहाँ पे यूनिट 1 आ रहा है तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। बाकी टी लेस देन 0 के लिए तो 0 तो होगा ही, तो सेम टू सेम ग्राफ वही बनेगा। बस स्लोप जहाँ पे यहाँ पे 1 है, यूनिट के होने की वजह से 1 है, वहाँ पे डायरेक्ट ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पे पैराबोलिक सिग्नल्स की हम बात करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे, तो देखिए पैराबोलिक सिग्नल्स, तो पी टी बराबर हम बताए ना, टी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 बराबर आउटपुट हो जाएगा ए इंटू टी स्क्वायर बाई 2। और वहाँ पे 1 रखे थे, यहाँ पे हम 1 की जगह पे ए रख दिए। बाकी टी लेस देन 0 के लिए आउटपुट पी टी की जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। देखिए एक बात और फ्रेंड्स, ये पैराबोलिक सिग्नल इसलिए यहाँ पे हम पी टी लगा रहे हैं। जब रैंप था तो वहाँ पे हम आर टी लगा रहे थे। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मत समझिएगा कि क्यों बार बार चेंज हो जा रहा है। ये जब जैसा सिग्नल्स आ रहा है वैसा हम सिंबल दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल का बस एक ही फंडा है कि किसी भी केस के लिए, मतलब टी बराबर 0 के लिए ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर टी बराबर 0 नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हम समझाते हैं एक बार फिर से। इम्पल्स सिग्नल्स वो है कि जब t की वैल्यू 0 रहेगा तो उस समय आउटपुट की वैल्यू 1 आएगी। कितना, 1 आएगी। जब t की वैल्यू 0 नहीं है, जैसे कि t की वैल्यू 1 है, या फिर t की वैल्यू -1 है, -2 है, या फिर बोले तो +3 या +4 है, तो उस कंडीशन में आपका इम्पल्स सिग्नल का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपकी t की वैल्यू 0 है, देखिए यहाँ पे 0 है, उस कंडीशन में इम्पल्स सिग्नल डेल टी बराबर 1 आएगा। इम्पल्स सिग्नल को हम इम्पल्स सिग्नल आउटपुट को हम डेल टी से शो करते हैं। तो जब आपकी टी की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन इम्पल्स सिग्नल का जो वैल्यू आएगा डेल टी बराबर 1 आएगा। ठीक, और जब आपका सिग्नल टी की वैल्यू 0 नहीं है तो डेल टी की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। चाहे आप इधर जाइए चाहे इधर जाइए, 0 और 0 आएगा। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होगी सिग्नल्स के बारे में। अब हम बताएंगे आप सभी को। देखिए यहाँ से ये आपका सब हो गया। अब आगे है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हम कुछ फार्मूला बताएंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलता कैसे ये थोड़ा इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बस फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम सारे टॉपिक एक के बाद एक सारा हम क्लियर कर देंगे, ठीक। और इसके बाद फ्रेंड्स हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा, उसको भी फ्रेंड्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप वो भी वीडियो आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप इन्हीं 2 वीडियो को अगर देख के जाते हैं तो मैं पक्का कहता हूँ आप अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। जब कोई यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, अगर हम उसका एल मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पे लाप्लास, ठीक। एल का मतलब है लाप्लास। तो जब हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल का, तो उसकी वैल्यू आती है 1/s। यस क्या है फ्रेंड्स, यस को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन। और दूसरा पॉइंट देखिए, जब आपका स्टेप सिग्नल हो, नॉर्मली स्टेप सिग्नल देखिए यहाँ पे स्टेप सिग्नल होने की वजह से हम AUT दिखाए हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी जब हम इसका लाप्लास निकालेंगे तो आ जाएगा A/S, ठीक। यहाँ पे यस क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक। अब हम जब इम्पल्स सिग्नल का हम निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा 1 आता है। कोई भी इम्पल्स सिग्नल हो, याद रखिएगा, उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहा जाए निकालने के लिए तो वो हमेशा 1 आता है, ठीक। चलिए चौथा पॉइंट है, जब आपका UT-A दिया हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे तो आएगा e⁻⁻AS इंटू 1/s। देखिए फ्रेंड्स हम सीधा सीधा सभी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बता दे रहे हैं, हम ज़्यादा डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, क्योंकि अभी फ्रेंड डेरिवेशन पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक ही वीडियो में आप सभी का बहुत सारा पॉइंट क्लियर करना है, तो सारा चीज़ें हो नहीं पाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे। इस वजह से जो आपका एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको जानना चाहिए, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, हम उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है। तो पांचवा जो फार्मूला है, चलिए डेल T-A का लाप्लास हम निकालेंगे तो e⁻⁻AS इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है और यहाँ पे यूनिट स्टेप था, ठीक। अब छठवां फार्मूला जो है 6 नंबर, वह है e⁻+AT। तो इसका जब आप लाप्लास निकालेंगे तो आ जाएगा 1/s-a। और सातवां है फार्मूला e⁻⁻AT, इसका लाप्लास निकालेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 1/s+a। तो देखिए यहाँ पे जब +AT रहेगा तो वहाँ पे आप s-a कर दीजिएगा, और जब -AT रहिएगा तो आप s+a कर दीजिएगा। इस चीज़ को आप याद करिएगा। देखिए आठवां जो फार्मूला है sin ω_t, या फिर बोले तो sin WT। तो इसका जब लाप्लास निकालेंगे तो आएगा ω/s² + ω², ठीक। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे 9 e⁻⁻AT sin ω_t का लाप्लास निकालेंगे तो आएगा ω/s+a का होल स्क्वायर प्लस ω²। ऐसे ही फ्रेंड देखिए cos ω_t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी s+s² + ω²। और यही 11वां फार्मूला e⁻⁻AT cos ω_t का लाप्लास आप निकालेंगे तो इसका फार्मूला आएगा फ्रेंड्स s+a/s+a का होल स्क्वायर प्लस ω²। और देखिए T⁻n का निकालेंगे तो n फैक्टोरियल अपान s के पावर n+1 आएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। जितना भी हम फार्मूला बता रहे हैं 14 फार्मूला यहाँ पे है, ये 14 फार्मूला आपको याद करना एकदम मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में ये सारे फार्मूला हर जगह अप्लाई होंगे, इन्हें आप लोग एकदम रट लीजिएगा। चलिए 13वां जो फार्मूला है वह है ∂F/∂T। तो इसका लाप्लास जब निकालेंगे तो आएगा SFS -F0 इनिशियल कंडीशन। ए इनिशियल F0 जो होता है वो इनिशियल कंडीशन बताता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे FT/dt लाप्लास निकालेंगे, इंटीग्रेशन है और उसका लाप्लास निकालेंगे तो इंटीग्रेशन का जो लाप्लास होता है 1/s हो जाता है, और जो डिफरेंशिएशन का लाप्लास होता है फ्रेंड्स वो s हो जाता है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया 1/s और FT हो गया FS, ठीक। तो प्लस F0 ये इनिशियल कंडीशन को बताता है। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए आगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कुछ फार्मूला है, हम उसको भी बता देते हैं। तो देखिए, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसको हम GS से शो करते हैं। आउटपुट का लाप्लास अपान इनपुट का लाप्लास अगर हम कर देंगे तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आएगा, ठीक। तो देखिए इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट
टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो। तो इसी को हम कहते हैं, जब हम आउटपुट का लाप्लास और इनपुट का लाप्लास निकाल करके दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आएगा वो आएगा ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। अगर कोई कह दे ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए तो ये डिफिनेशन और इसको एक छोटा सा फार्मूला आप लोग लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे और भी सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आप लोग देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया और ट्रांसफ़र फंक्शंस हो गया। ठीक, देखिए ट्रांसफ़र फंक्शंस हमने बता दिया, ट्रांसफ़र फंक्शन कहते किसको हैं। ठीक, ये हो गया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके जस्ट हम पहले बता दिए हैं। तो अब हम बताएंगे फ्रेंड्स आप सभी को पोल्स के बारे में, जीरो के बारे में, और मतलब पोल्स और जीरो क्या होते हैं आप सभी के सिस्टम के। ठीक, और ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बताएंगे। तो इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए बस वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, आपका सारा टॉपिक यहाँ पे जो भी हमने मेंशन किया है हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पोल्स एंड जीरो ऑफ सिस्टम। तो नॉर्मली कोई आपका एक ट्रांसफ़र फंक्शन है, और ट्रांसफ़र फंक्शन को हम जीएस से शो करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है एस प्लस ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है एस प्लस बी अपान एस प्लस सी अपान इंटू एस प्लस डी। अगर ये हम नॉर्मली बता रहे हैं, हम बता नहीं रहे पोल्स के बारे में, अभी हम नॉर्मली आपका एक ट्रांसफ़र फंक्शंस है और इसका वैल्यू ये दिया है। और आप अगर यस प्लस सी बराबर जीरो रखते हैं, अगर यस बराबर माइनस सी इस इक्वेशन में रखते हैं, तो आपका जो पूरा ओवरऑल इक्वेशन आएगा सॉल्व करेंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही एस प्लस डी बराबर जीरो करके एस बराबर माइनस डी अगर आप यहाँ पे रखते हैं, एस बराबर माइनस डी, या फिर यहाँ पे एस बराबर माइनस सी, तो आपका जो पूरा फंक्शन है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बताते हैं पोल्स के बारे में और जीरो के बारे में। ठीक, तो देखिए, इट इज़ द वैल्यू ऑफ यस फॉर विच जीएस का मतलब है ट्रांसफ़र फंक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट आफ्टर सब्स्टिट्यूट इन डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या है, यस का वह वैल्यू जिसको डिनोमिनेटर मतलब हर में रखने पर पूरा आपका ट्रांसफ़र फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, वही आपका पोल्स कहलाता है। तो ऐसे कितने एस के ऐसे वैल्यू हैं, मतलब कितने यस के ऐसे वैल्यू हैं जिनको आप ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर में रखने के बाद पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, वही संख्या आपकी पोल्स कहलाती है। ठीक, तो ऊपर दिए गए क्वेश्चन का दो पोल्स है, माइनस सी और माइनस डी। क्योंकि हम देखिए फ्रेंड्स, आपका जो हम वही ऊपर जस्ट क्वेश्चन कराए थे, तो ये हो गया डिनोमिनेटर, इसमें आप यस की वैल्यू अगर माइनस सी रखेंगे या फिर एस की वैल्यू माइनस डी रखेंगे, तो दोनों के केस में आपका जो पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन है इस रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे इनफाइनाइट होगा, अगर आप एस की वैल्यू माइनस सी यहाँ पे रख देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस सी प्लस सी से जीरो हो जाएगा, और जीरो का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, वो भी जीरो हो जाएगा। आप जानते हैं जीरो का भाग अगर आप किसी भी डिजिट में देते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है, तो ये पूरा सिस्टम इनफाइनाइट हो गया। ठीक, तो आप उम्मीद करते हैं चीज़ समझ गए होंगे पोल्स का मतलब क्या होता है। तो पोल्स का मतलब नॉर्मली यही होता है, आपका ट्रांसफ़र फंक्शंस है और ट्रांसफ़र फंक्शंस में डिनोमिनेटर में यस की वह वैल्यू, यस की मतलब वह नंबर ऑफ यस जिसको आप डिनोमिनेटर में रखने के बाद आपका पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, वही संख्या आपका पोल्स कहलाता है। मतलब ऐसे कितने यस हैं जिनको आप डिनोमिनेटर में रखने के बाद आपका ट्रांसफ़र फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप पोल्स समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स जीरो की तरफ। ठीक, तो होता है क्या है, देखिए जीरो, इट इज़ द वैल्यू ऑफ यस फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन जीएस बिकम्स जीरो आफ्टर सब्स्टिट्यूट इन न्यूमिनेटर। ठीक, न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश। ठीक, तो सेम टू सेम वही चीज़ है, बस इसमें ये बोल रहा है यस की ऐसी कितनी वैल्यू है जिनको कि आप अगर अंश में रख देते हैं, बोले तो न्यूमिनेटर में रख देते हैं, तो पूरे ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। वहाँ पे क्या बोल रहा था कि यस की वह कितनी वैल्यू है जिसको आप डिनोमिनेटर में रखने के बाद पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा था, तो उसको कहते हैं नंबर्स ऑफ पोल। और जीरो किसको कहते हैं, यस की वह कितनी वैल्यू है जिसको कि आप अंश मतलब कि न्यूमिनेटर में आप रख रहे हैं और पूरे ट्रांसफ़र
फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। वहाँ पे इनफाइनाइट कह रहा था, यहाँ पे जीरो कह रहा है, वही नंबर आपका जीरो कह रहा है। ठीक, तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है, ये वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो जी एस बराबर एस प्लस ए एस प्लस बी अपान एस प्लस सी एस प्लस डी। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर मतलब अंश को देखना है, हर को नहीं देखना है, क्योंकि हर लिया जाता है पोल्स में और जीरो को देखा जाता है अंश में। ठीक, तो यस की कितनी वैल्यू है जिसको कि आप यहाँ पर अगर रखने के बाद आपका पूरा सिस्टम जीरो आ जाएगा। तो देखिए एस बराबर अगर आप माइनस ए रख देंगे या फिर बोले तो एस बराबर आप माइनस बी रख देंगे तो आपका पूरा सिस्टम जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए नंबर ऑफ जीरो क्या है, वो माइनस ए है और माइनस बी है। ठीक, मतलब दो है, दो नंबर ऑफ जीरो है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का पोल्स और जीरो क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलिए हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बताएंगे आप सभी को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। ठीक, तो देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है। इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम विच टेल अस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सी एस अपान आर एस या फिर आउटपुट बटे इनपुट। तो आप यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे हमने इनपुट रखा है आर एस, गेन रखा है जी एस या फिर इसी को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शंस, और सी एस जो है इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा जी एस इंटू आर एस। ठीक, मतलब आउटपुट जो होगा अपना पिछले जितने भी गेन है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, या फिर बोले तो जो गेन होता है, फिर बोले तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो आउटपुट बटे इनपुट होता है, मतलब सी एस बटे आर एस हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो देखिए इसी को कहते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब चलिए हम बताते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। तो देखिए इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी फीडबैक यूज नहीं हुआ है। तो जो फ्रेंड्स आपका जब फीडबैक यहीं पर अगर हम फीडबैक यूज कर देंगे तो आपका जो गेन आएगा आउटपुट बटे इनपुट वो आएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की तरफ। तो देखिए अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम बताएंगे। यहाँ पे हमने फीडबैक यूज कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी एस मतलब है आउटपुट, आर एस का मतलब है इनपुट, यहाँ पे कंपैरेटर लगा हुआ है। यहाँ पे हम देखिए फीडबैक जो दे रहे हैं फ्रेंड्स वो निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। जब यहाँ पे माइनस हो तो इसका मतलब है निगेटिव फीडबैक हम दे रहे हैं। ठीक, और ये हो गया गेन या फिर बोले तो ट्रांसफर फंक्शन। अब हम चलिए समझाते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी एल, जिसको शॉर्ट करते हैं बोलते हैं सी एल टी एफ। ठीक, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस। तो इसका जो वैल्यू आएगा सी एस बाई आर एस की आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो नॉर्मली जो इसका वैल्यू आता है वो आता है फ्रेंड देखिए इतना, जी एस 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ये इसका आउटपुट का वैल्यू जो यहाँ पे क्वेश्चन है लगा है, इसका आंसर यही आएगा। अब हम चलिए प्रूफ करते हैं कि कैसे ये आंसर इसका आया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जी एस बराबर होता है सी एस बटे ई एस। फ्रेंड्स आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपके सामने अगर हम डायग्राम रख देंगे बना के तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। रुकिए तो हम डायग्राम के सारे समझाते हैं। तो फ्रेंड देखिए अब इस डायग्राम को देखिए, अगर हम इसमें आपको पूछेंगे कि जी एस की वैल्यू कितना होगा तो जी एस की वैल्यू होगा सी एस बटे ई एस, क्योंकि ये इसका आउटपुट है और ये इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सी एस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सी एस बराबर जी एस इंटू ई एस लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ई एस बराबर सी एस बटे जी एस। ठीक, तो इतना आप लोग पहले समझ लीजिए। इसके बाद चलिए अब आगे एच एस हम लिखते हैं। देखिए आप यहाँ पे फीडबैक जो है वो आपका एच एस है। अगर हम बोल देंगे एच एस क्या होगा तो नॉर्मली आउटपुट बटे इसका आउटपुट बटे इनपुट होगा। तो इसका आउटपुट क्या है, बी एस है, और इसका इनपुट क्या है, इसके लिए इनपुट सी एस है, तो क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं एच एस बराबर बी एस अपान सी एस। तो बी एस को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बी एस बराबर हो जाएगा एच एस इंटू सी एस। ठीक, ये इतना हो गया। अब हम लिखेंगे ई एस की वैल्यू। तो दो आपका एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया, एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया,
और एक इक्वेशन डी है फ्रेंड्स यहाँ पे बन गया। ठीक, अब हम इसका लिखेंगे ई एस की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे ई एस है, तो ई एस के लिए आउटपुट क्या है, जी एस है, इनपुट क्या है, आर एस माइनस बी एस है। क्या है, आर एस माइनस बी एस है। ठीक, तो या तो आप इधर से लिखिए या तो फिर इसी चीज़ को आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो जी एस होता है नॉर्मली आपका जी एस बराबर क्या होता है, सी एस अपान ई एस होता है। ठीक, अगर आपको ई एस कह दिए हम निकालने के लिए तो हो जाएगा सी एस अपान जी एस। ठीक, तो इसी को यहाँ पे लिखा है, देखिए ई एस बराबर सी एस अपान जी एस। ठीक, तो फ्रेंड्स आगे देखिए इसी सीक्वेंस में, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ई एस जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आर एस माइनस बी एस के इक्वल, क्योंकि ई एस जो आउटपुट ये जा रहा है, ये देखिए आ रहा है इधर से, ये जा रहा है इधर से, और यहाँ पे निगेटिव है, मतलब ये इसमें इसमें ये घटेगा बी एस, तब निकल के आएगा ई एस। तो यहाँ से आप ई एस क्या निकालने हैं, तो देखिए हम सिद्ध करते हैं यहीं पे लिख करके, सी एस अपान जी एस बराबर आर एस माइनस बी एस। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बताते हैं। तो देखिए आप यहाँ से सी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, जी एस इंटू आर एस हो गया माइनस जी एस, और बी एस को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए एच एस बराबर हुआ था बी एस आउटपुट बटे इनपुट सी एस, तो आप बी एस को क्या लिख सकते हैं, तो बी एस बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा एच एस इंटू सी एस। ठीक, तो एच एस इंटू सी एस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बी एस की वैल्यू रख दीजिए एच एस इंटू सी एस। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए कॉमन ले लीजिए, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, किधर, ए इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र करने के बाद कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया प्लस जी एस एच एस सी एस। ठीक, बराबर जी एस आर एस। ठीक, तो अब यहाँ से सी एस कॉमन ले लीजिए, तो सी एस आप कॉमन ले लिए, आया आपका 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक, बराबर जी एस आर एस। तो आपको निकालना क्या था फ्रेंड्स, सी एस अपान आर एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक, यही है आउटपुट बटे इनपुट, सी एस है आउटपुट अपान आर एस क्या है, इनपुट है। तो आउटपुट बटे इनपुट का, जब आउटपुट का ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपान इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल लेंगे तो वही आपका होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक, और क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शंस। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपका आउटपुट है सी एस, इनपुट है क्या, आर एस। ठीक, तो सी एस बाई आर एस निकालना है, तो यहाँ से देखिए सी एस अपान इधर का आर एस इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा आर एस, और यहाँ पे जी एस रहेगा ही, और ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये आपका निकल के आ गया क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू। तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर होता है जी एस अपान 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक, तो ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने डेरिवेशन सेम टू सेम यही किया था, तो हमने करके दिखा दिया। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर जब आप निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं तो उस कंडीशन में फार्मूला जो आता है डियर फ्रेंड्स वो आता है जी एस अपान 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक, अब हम चलिए बताते हैं जब आप निगेटिव फीडबैक यूज किए थे तब क्या फार्मूला है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। अगर आप कहीं पॉजिटिव फीडबैक होगा तो क्या आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स जब आप पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे तो सेम टू सेम बस वही डायग्राम सब कुछ वही होगा फ्रेंड्स, बस आपका यहाँ पे निगेटिव जगह पे बस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और जो आपका ई एस सब कुछ वही से निकलेगा, जो आप ई एस निकाल रहे थे आर एस माइनस बी एस करके, अब वो फ्रेंड्स आर एस माइनस बी एस नहीं होगा, वो होगा आर एस प्लस बी एस। क्या होगा, आर एस प्लस बी एस होगा। तो जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं,
तो यहाँ पे देखिए हमने ई एस बराबर जब निकाला था तो आर एस माइनस बी एस किया था, यहाँ पे हम कर देंगे आर एस प्लस बी एस। बाकी सब कुछ सेम टू सेम, सब कुछ वही प्रोसेस है। तो लास्ट में आप लोग सॉल्व सेम टू सेम वैसे करना, तो आपका जो निकल के आएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस अपान वन माइनस जी एस इंटू एच एस, जब आप पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे। और जब आप निगेटिव फीडबैक यूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जब आप पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे तो इस फार्मूला में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव मतलब उल्टा। ठीक, तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे हो गया ख़त्म क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या फिर पॉइंट है तो वो क्या है देख लेते हैं एक बार। तो वो है फॉरवर्ड पाथ गेन लूप, नॉन टचिंग लूप, मेसन्स गेन फार्मूला, टाइम रिस्पॉन्स। इतना बताते हैं पहले हम, इतने पर हम कवर करते हैं। ठीक, ये इतना, ठीक, ये इतना कवर करते हैं। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे टाइम रिस्पॉन्स, ऑर्डर और टाइप ऑफ सिस्टम को। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप सभी सिग्नल फ्लो ग्राफ है। तो पहले हम बताते हैं फॉरवर्ड पाथ होता है क्या है। ठीक, तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसके सहारे आप इनपुट नोड से आउटपुट नोड की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक, तो देखिए इट इज द पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड। तो यह एक ऐसा पाथ है जिससे आप इनपुट नोड से होते हुए आउटपुट नोड पे पहुंच जाते हैं। तो अगर हम पूछ दिए इस फ्लो ग्राफ में कितने फॉरवर्ड पाथ है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से अगर आप चलेंगे तो एक डायरेक्ट ऐसे से पहुँच जाएंगे, और एक आप यहाँ से भी ये ऐसे होते हुए जा सकते हैं। मतलब कि आपके पास यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ है। ठीक, यहाँ पे जो गेन है, गेन का डायरेक्शन यहाँ पे विशेष रोल अदा करता है। तो डायरेक्शन अगर ऐसे ऐसे है क्लॉकवाइज, अगर यही चीज़ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, मतलब ऐसे हो जाता, ठीक, मतलब कि जहाँ पे ऐसे है ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाता, तब ये ना जाता। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो आगे चले बढ़ते हैं। तो अगर हम गेन की बात कर लें तो गेन क्या होगा, G1 G2 G3 G4, इस पूरे सिस्टम का गेन है। जो पूरा गेन दिया हुआ है जगह जगह पे, वो सारा मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो हमारा गेन आ जाएगा। इनपुट नोड देखिए हमारा यहाँ पे है इनपुट नोड, यहाँ पे है आउटपुट नोड। ठीक, तो देखिए देयर आर टू फॉरवर्ड पाथ, यहाँ पे देखिए दो फॉरवर्ड पाथ है। एक है जो पहला फॉरवर्ड पाथ है, फॉरवर्ड पाथ गेन P1 बराबर, हम फॉरवर्ड पाथ गेन को P1 P2 P3 से शो करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है फॉरवर्ड पाथ गेन P1 बराबर G1 G2 G3, क्या है G1 G2 G3। फॉरवर्ड पाथ गेन P2 बराबर दूसरा वाला हो जाएगा G1 G4 G3। देखिए ऐसे ये ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो हो जाएगा G1 G4 G3। ठीक, अब ये हो गया आप सभी का फॉरवर्ड पाथ कहते किसे हैं, ठीक, कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। आगे चलिए लूप, लूप क्या होता है अब हम वो बताते हैं। देखिए इट इज़ द पाथ हुज स्टार्टिंग एंड फिनिश पॉइंट आर सेम। तो यह एक ऐसा पाथ है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम एक ही जगह होता है, तो उसको हम कहते हैं लूप। या फिर बोले तो इसी को इट इज़ द पाथ विच ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट सेम पॉइंट। तो देखिए आपका एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें पूछ रहा है कितने लूप हैं। तो हमने बताया कि लूप एक ऐसा पाथ है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह से स्टार्ट हो और वही एंडिंग पॉइंट हो। ठीक, और कोई भी लूप में एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर रिपीट करता है तो वो आपका लूप में गणना नहीं होगा। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, देखिए एक लूप तो ये बन गया, लूप नंबर 1 ये हो गया, और एक देख रहे हैं फ्रेंड्स आपका लूप ये हो गया लूप नंबर 2। गेन यहाँ पे दिया हुआ है G1 G2 G4 G6 G7 G3, ये हर जगह का गेन दिया हुआ है। तो अगर हम बात कर लें लूप 1 का, तो हम लूप 1 को देखिए लूप 1 गेन के सहारे शो करते हैं G2 एंड G3। अगर हम यही बात कर लें लूप 2 की, तो लूप 2 में देख रहे हैं कितने गेन है, सिर्फ एक गेन है G6, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है G6। ठीक, तो ये हो गया आप सभी का लूप। आगे चलिए अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स नॉन टचिंग लूप की। तो देखिए द लूप विच डज नॉट हैव कॉमन नोड, तो ऐसा लूप जिसके पास कोई कॉमन नोड ना हो उस लूप को हम कहते हैं फ्रेंड्स नॉन टचिंग लूप। तो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे दो लूप है, यहाँ पे गेन दिया हुआ है, गेन है यहाँ का G1
G2, G3, G4, G7, G6। तो इसमें कह रहा है कि कितने नॉन टचिंग लूप है। तो यहाँ पे जो है एक पेयर का नॉन टचिंग लूप है, एक पेयर का मतलब होता है 2 लूप। तो यहाँ पे एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी लूप का एक भी नोड आपस में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे एक नॉन टचिंग लूप है, मतलब एक जोड़ी नॉन टचिंग लूप है। ठीक, अब चलिए फ्रेंड्स लास्ट में बात करते हैं मेसन्स गेन फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो इसको हम अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। तो नॉर्मली जो इसका मेसन्स गेन फार्मूला होता है वो होता है, पहले तो नॉर्मली पढ़ते हैं इसका यूज कहाँ होता है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम सिग्नल फ्लो डायग्राम। इसका यूज फ्रेंड्स सिग्नल फ्लो डायग्राम से ट्रांसफ़र फंक्शन को फाइंड करने के लिए मेसन्स गेन फार्मूला का हम यूज करते हैं। मेसन्स गेन फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो ट्रांसफ़र फंक्शन बराबर होता है सिग्मा पी के डेल के अपान डेल। ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को एकदम आप लोग रट लीजिए। अब चलिए इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल रहेगा तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप एक क्वेश्चन हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, अगर वो क्वेश्चन आप समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं पी क्या होता है। जहाँ यहाँ पे पी होता है फॉरवर्ड पाथ गेन, के होता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, डेल के का मतलब होता है डेल के जो यहाँ पे है इसका मतलब होता है 1 माइनस लूप विच डज नॉट टच फॉरवर्ड पाथ 1। जो भी हम यहाँ पे K1 के वैल्यू से K1 है तो यहाँ पे लूप विच डज नॉट टच फॉरवर्ड पाथ 1। अगर यहाँ पे डेल K2 रहता तो यहाँ पे रहता 1 माइनस लूप विच डज नॉट टच फॉरवर्ड पाथ 2। तो ऐसा रहता है। ठीक, चलिए आगे। तो डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सबके सामने है। हमने लॉन्ग क्वेश्चन जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेंड्स लेंगे शायद आप ना पढ़े हों और लॉन्ग क्वेश्चन हम कराने लगेंगे तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं। बाकी नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। देखिए यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन कर रखा है तो हम कोई भी क्वेश्चन करा सकते थे। देखिए यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन है। ये भी हम पहले तो ये क्वेश्चन कराने वाले थे तो हमें लगा कि ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, शायद हम समझाने लगेंगे तो आप अगर नहीं पढ़े होंगे सेमेस्टर में अच्छे से तो चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको लगेगा यार ये पॉइंट तो मेरा आउट ऑफ जा रहा है तो इसको आप लोग नहीं रीड करेंगे। इस वजह से हम फ्रेंड्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो अगर लॉन्ग भी आएगा तो आप लोग इतना टैलेंटेड होते हैं कि चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप सब कुछ कर जाते हैं। ठीक, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है सामने। तो यहाँ पे एक ग्राफ है। ठीक, यहाँ का जो गेन है, जो हम गेन G1, G2, G3 कह रहे थे ना, यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10 है मतलब गेन है। यहाँ पे इनपुट है, इनपुट को हम RS से शो करते थे। यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ का गेन है 1, यहाँ पे एक पॉइंट है X2, यहाँ का गेन है 0.5। तो मेसन्स गेन फार्मूला लगाते हैं। मेसन्स गेन फार्मूले के द्वारा हम ट्रांसफर फंक्शंस ज्ञात करते हैं जैसा कि हमने पीछे बता दिया था। ठीक, तो ट्रांसफर फंक्शंस बराबर सिग्मा पी के डेल के अपान डेल बराबर इसको हम P1 डेल 1 अपान डेल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फॉरवर्ड पाथ है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ के देख रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ से हम ऐसे चलेंगे और ऐसे आ जाएंगे। हमने फ्रेंड्स बताया था फॉरवर्ड पाथ में कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट रिपीट कर रहा है। जैसे हम यहाँ से गए, ऐसे गए, फिर यहीं आके फिर यहाँ जा रहे हैं तो रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे ओनली 1 जो पाथ है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है वो 1 है। ठीक, अगर हम बात करें अब हम कहेंगे फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या है। तो यहाँ पे देखिए गेन हम बताए थे ना, अगर यहाँ पे G1, G2, G3 रहता तो सभी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो यहाँ पे गेन है 10, 1, तो 10 और 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए फॉरवर्ड पाथ गेन बराबर 10 × 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड पाथ गेन आपका आ गया। अब हमें निकालना हो रहेगा डेल 1। तो डेल 1 बराबर हमने इसका फार्मूला पीछे भी बता दिए थे, 1 माइनस लूप विच डज नॉट टच फॉरवर्ड पाथ 1। तो देखिए फॉरवर्ड पाथ 1 को ऐसा कितने लूप हैं जो फॉरवर्ड पाथ 1 को टच नहीं करते हैं। तो देखिए एक लूप तो हमें दिख रहा था, यहाँ पे एक लूप यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन ये लूप फॉरवर्ड पाथ 1 को टच कर रहा है। तो इस वजह से हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हमें काउंट वो करना था कि जो फॉरवर्ड पाथ 1 को टच नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसा करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 0 है। तो डेल 1 की जब आप सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1, 1 माइनस 0 बराबर 1। ठीक,
तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आपका डेल वन की वैल्यू आ गया 1, और डेल का हमने फार्मूला लिखवाया था 1 माइनस सभी लूप का गेन, मतलब सभी सिग्मा लूप गेन प्लस सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। तो सभी लूप का जो गेन का जो योग हम करेंगे तो आएगा, एक ही लूप ही है तो वो लूप का गेन है 0.5, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, यहाँ पे कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, डेल की वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है। 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5 आएगी, तो डेल की वैल्यू आ गई 0.5। ट्रांसफर फंक्शन अब निकालेंगे, यहाँ पे पुट करिए सिग्मा पी के डेल के अपान डेल, तो यहाँ पे वो एक ही फॉरवर्ड पाथ था तो P1 डेल 1 अपान डेल, तो P1 की वैल्यू जो आई थी फॉरवर्ड पाथ गेन की वैल्यू, जहाँ यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आप सभी, फॉरवर्ड पाथ गेन P1 की जो वैल्यू आई थी वहाँ पे 10 आई थी, तो यही 10 आप यहाँ पे पुट करिए। देखिए 10 इंटू 1 अपान डेल की वैल्यू यहाँ से आई है 0.5 आप रखेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व भी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन स्क्रीन शॉट कर लीजिए आप लोग, इसका सोल्यूशन भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए, क्योंकि अभी ये सब सारी चीज़ें बताने लगेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी आपका 15 मिनट हो चुका है, तो अब वीडियो एंड करने का वक्त आ चुका है। तो जो भी पॉइंट बचा है चलिए फटाफट हम उन्हें भी बता देते हैं। तो देखते हैं कितना पॉइंट बचा है। तो देखिए आपका फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया, लूप हो गया फ्रेंड्स, नॉन टचिंग लूप हो गया, मेसन्स गेन फार्मूला हो गया। अब बचा है टाइम रिस्पांस, ऑर्डर और टाइप ऑफ सिस्टम, तो इन्हें भी फटाफट क्लियर कर लेते हैं। और एक बात और कहेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डियर फ्रेंड्स, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम मोटिवेट रह सकें और आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहें फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बताते हैं फटाक से आप सभी को टाइम रिस्पांस के बारे में, ठीक। तो देखिए द आउटपुट ऑफ सिस्टम चेंजेज with respect to time for given excitation और input called as time response, ठीक। तो देखिए CT बराबर जो टाइम रिस्पांस होता है वो होता है CTR प्लस CSS, इसको हम CTR को कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस या फिर इनिशियल स्टेट, ठीक, और CSS को कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ठीक, या फिर इक्विलिब्रियम, या फिर बोले तो फाइनल स्टेट, ठीक। तो आपका टाइम रिस्पांस जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ट्रांजिएंट रिस्पांस या फिर इनिशियल स्टेट से, और एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस से मिलकर के आपका टाइम रिस्पांस बना होता है, ठीक। तो देखिए हमने बताया था द आउटपुट ऑफ सिस्टम चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर गिवन एक्साइटेशन और इनपुट कॉल्ड एज टाइम रिस्पांस। इनपुट का वह वैल्यू के लिए जिसका आउटपुट समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, वही आपका टाइम रिस्पांस कहलाता है। टाइम रिस्पांस दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पांस इनिशियल स्टेट, एक होता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर बोले तो फाइनल स्टेट, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे ऑर्डर ऑफ सिस्टम के बारे में और टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में, ठीक, इन दो पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो देखिए टाइप ऑफ सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकाला जाता है, ठीक। फिर से टाइप्स ऑफ सिस्टम जो होता है डियर फ्रेंड्स वो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकाला जाता है। जो आपका ऑर्डर ऑफ सिस्टम्स होता है वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकाला जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस में फीडबैक का यूज नहीं होता है, तो फीडबैक इज नॉट कंसिडर्ड। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस में फ्रेंड्स फीडबैक का यूज होता है, तो फीडबैक कंसिडर्स, ठीक। तो फिर से टाइप्स ऑफ सिस्टम आप कहाँ से निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, और ऑर्डर ऑफ सिस्टम कहाँ से निकालेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकालेंगे, ठीक। तो चलिए पहले बताते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखिए द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस दैट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम कहते किसके हैं, ऐसे कितने पोल्स हैं जो ग्राफ या फिर आपके सिस्टम के ओरिजिन पर ही बैठे हुए हैं, तो वो आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम बताते हैं। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन हो गया GS बराबर K अपान S इंटू S+1 S+2। तो इसमें आप लोग जब हम कहेंगे कि पोल्स बताओ, तो पोल्स क्या क्या आएंगे, S बराबर -1 आएगा, एक S बराबर -2 आएगा, S बराबर 0। तो S का वह 3 वैल्यू है जिसको आप अगर इस इक्वेशन में पूरा पुट कर देंगे तो आपका जो ओवरऑल पूरा इक्वेशन आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो S बराबर 0, S बराबर -1, S बराबर -2,
तो देख रहे हैं आप लोग s की वैल्यू -1 आ रहा है तो ये भी ओरिजिन पे नहीं है, s बराबर -2 आ रहा है तो ये भी ओरिजिन पे नहीं है। लेकिन एक पोल ऐसा है s बराबर 0, एक पोल ऐसा है जो आपका ओरिजिन पे है। देखिए पोल एट ओरिजिन, तो हम बोले थे कि जितने पोल ओरिजिन पे रहेंगे वही आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम बताता है। तो यहाँ पे देखिए वन पोल इज एट ओरिजिन, टाइप्स ऑफ सिस्टम विल बी वन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है k अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ए कोष्टक में एस प्लस बी, सिस्टम में 4 पोल है। सिस्टम में देखिए 4 पोल कैसे होगा, एक हो गया एस बराबर -a, एक हो गया एस बराबर -b और एस स्क्वायर है तो यहाँ पे एस बराबर 0 0 आप रख देंगे तो मतलब 4 पोल हैं। तो देखिए एस स्क्वायर बराबर 0 मतलब एस बराबर 0, एस बराबर 0, 2 पोल्स एट ओरिजिन मतलब एस बराबर 0 ऐसे 2 पोल्स हैं जो ओरिजिन पे हैं, जिन्हें आप अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपका पूरा जो पूरा सिस्टम है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 2 पोल्स एट ओरिजिन, तो जितना पोल्स ओरिजिन पे रहता है वही आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम कहलाता है। तो ये आपका हो गया टाइप 2 सिस्टम। ठीक, क्या हो गया टाइप 2 सिस्टम। बाकी आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो ज़्यादा ना बताते हुए उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम बता देते हैं फटाक से ऑर्डर के बारे में। तो देखिए ऑर्डर हमने क्या बोला था कि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकाला जाएगा। तो आपको अगर पहले अगर कहीं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, अगर वहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है, तो उससे आप पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे जब आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा तो उसका जो हर बोले तो डिनोमिनेटर में जो एस का मैक्सिमम पावर रहेगा वही ऑर्डर कहलाता है। तो देखिए इट इज़ द हाईएस्ट पावर सिस्टम इन डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जी एस बराबर ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस कोष्टक में एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। तो एस एच एस फीडबैक है 1, ऑर्डर ऑफ सिस्टम आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला है इट इज़ द हाईएस्ट पावर सिस्टम इन डिनोमिनेटर ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस के डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही आपका ऑर्डर कहलाएगा। तो देखिए इसको कुछ इस प्रकार पहले हम ब्लॉक डायग्राम बना लिए। यहाँ पे हमने फीडबैक लगा दिया, फीडबैक की वैल्यू जो एच एस है वो 1 है और यहाँ पे गेन जी एस जो है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन है। तो सी एस अपॉन आर एस पहले आप निकाल लीजिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का बताया था फार्मूला क्या होता है। अगर आप सी एस अपॉन आर एस आपको निकालना होगा तो इसका फार्मूला होता है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक, तो यहाँ पे जी एस की वैल्यू इतना दिया हुआ है, एच एस की वैल्यू 1 दिया हुआ है, सी एस आर एस आपको सी एस बाई आर एस निकालना है। तो देखिए आगे आप लोग, तो आगे है डियर फ्रेंड्स क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस बराबर जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो जी एस की वैल्यू वहाँ पे दिया था ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस कोष्टक में एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर अपॉन एस कोष्टक में एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कट पिट के क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर आएगा ओमेगा एन का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 एस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आपको अब देखिए आपका ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस आ गया। अब इसके हर मतलब डिनोमिनेटर में आपको देखना है कि एस का मैक्सिमम पावर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एस का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ सिस्टम जो है वो 2 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम यहाँ पे 2 है। ठीक, तो ये आपका आ गया। तो और भी आगे आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका भी देखिए फटाक से आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। सी एस अपॉन आर एस, फीडबैक का वैल्यू दिया है एच एस बराबर 1, जी एस का वैल्यू दिया है के बाई एस टी। तो इस वाले फार्मूले से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी एस बाई आर एस बराबर जी एस 1 प्लस जी एस एच एस। तो जी एस की वैल्यू दिया है 1 बाई एस टी, 1 प्लस जी एस का वैल्यू दिया है 1 बाई एस टी। तो यहाँ पे जो k है ना उसको 1 मान लिया है, तो आप लोग यहाँ पे k को 1 मानिए, 1 बाई एस टी इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एस टी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि आपका जो डिनोमिनेटर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर है एस का तो वो है 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिस्टम हो जाएगा 1। ठीक, तो ये आपके हो गए फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमने आज क्या क्या बता दिया फ्रेंड्स आप सभी को। देखिए कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स, ओपन लूप क्लोज लूप क्या होता है, इनके बीच के डिफरेंट स्टैंडर्ड सिग्नल्स के बारे में, जितने भी सिग्नल्स आपको यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल
और फ्रेंड्स हम बताए हैं आप सभी को लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और फ्रेंड्स हमने बता दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में और ट्रांसफर फंक्शंस के बारे में बता दिया है, ठीक। और बताया है पोल्स के बारे में, जीरो क्या होता है सिस्टम का, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है, लूप क्या होता है, नॉन टचिंग लूप क्या होता है, मेसन्स गेन फार्मूला बताया है, कैसे यूज होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, टाइम रिस्पांस के बारे में बताया है डियर फ्रेंड्स, ऑर्डर्स के बारे में बताया है और टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बताया है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 के अपने 1 घंटे की वीडियो में इतना सारा चीज़ें हम डिस्कस किए हैं। तो हमारा जो पार्ट 2 आएगा फ्रेंड्स, उसमें जितने भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी, पोल्स ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे तो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टेडी स्टेट टाइम, सेटलिंग टाइम, ठीक, पीक इन्वर्स टाइम, तो जितने भी आपके आगे टॉपिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। गेन, डैम्पिंग रेशियो, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे यूज होता है, वो सारा हम बताएंगे बड़े अच्छे से हमने पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा डियर फ्रेंड्स तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चीज़ें अच्छी लगी कि नहीं लगी, या फिर कुछ आपको दिक्कत समझ में आई हो, कुछ कमियां लगी हो तो वो उसको भी बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात और कहेंगे वीडियो के लास्ट में, फ्रेंड्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेट रह सके फ्रेंड्स, और आप सबके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात और लास्ट में, आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका जो भी 8 तारीख को कंट्रोल सिस्टम का पेपर लगा हुआ है, 8 जनवरी को, आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें, अच्छा नंबर्स लाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।